यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर, जी आ रही बेटा, है। तो अभी हमारे पास आ जाती हैं कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स। कॉमन स्लीप डिसऑर्डर लाइक इंसोम्निया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एंड narcolepsy and sleep apnea can affect every aspect of your life, including your safety, relationships, schools and work performance, thinking, mental health, weight and the development of diabetes and heart disease. Not getting enough quality sleep can hurt your quality of life. अब इसमें बेटा ये बताया गया है कि हमारे पास स्लीप जो डिसऑर्डर है इसकी 4 टाइप्स हैं, जिसमें इंसोम्निया आ जाता है, रेस्ट लाइक सिंड्रोम आ जाता है, नार्कोलेप्सी आ जाती है एंड स्लीप एपनिया आ जाता है। ये है इसकी टाइप्स स्लीप डिसऑर्डर की। अब इन चारों की वजह से क्या होता है कि आपकी जो सेफ्टी है वो डिस्टर्ब होती है, आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं, आपका स्कूल का जो वर्क होता है वो खराब होता है, आपकी स्कूल की जो मतलब कि आप अगर सुबह 8 बजे का टाइम आपने स्कूल जाना और आप उठे ही 12 बजे तो ये डिस्टर्ब होगा। वर्क जो है वो भी इसी हिसाब से, अगर आपने काम जो है 12 बजे तक खत्म करना है तो आप सोने की वजह से जो है वो काम नहीं कर पा रहे। फिर परफॉर्मेंस है वो आपकी डिस्टर्ब हो रही होती है कि आपने अगर कोई परफॉर्म करना है काम लाइक दैट के पेपर देने के लिए जाना है या आप घर का कोई आटा वगैरह गूंदना है या खाना वगैरह बनाना है, तो आप लोग सोए रहें, आपकी फैमिली आपको जगाती रहे, तो ये जो परफॉर्मेंस है ये भी आपकी डिस्टर्ब होगी। फिर ये है कि थिंकिंग आपकी डिस्टर्ब होगी। जब सारा दिन आपने सोए रहना है, आपका दिमाग जो है वो मैसेज रिसीव ही नहीं कर रहा, तो आपकी थिंकिंग भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए भी ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितने परसेंट जो है लोग हैं ये इस चीज का शिकार होते हैं और इनको ये प्रॉब्लम होती है। फिर ये है कि मेंटल हेल्थ जो होती है वो आपकी खराब होती है। ये आप लोग देखें, जो लोग ज्यादा सोते हैं या कम सोते हैं, उनके आप चेहरे देखेंगे ऐसे लगेगा जैसे कि पता नहीं बंदे का आखिरी टाइम नहीं आया होता, वैसे उनके चेहरे नजर आ रहे होते हैं। तो ये क्या होता है कि जो कॉमन स्लीप डिसऑर्डर होते हैं ये उनके साइन सिम्टम हो रहे होते हैं जिन जो हमें ज़ाहिरी तौर पे नजर आ रहे होते हैं। फिर ये है कि जब आप ज्यादा सो रहे हैं आपका वेट भी बढ़ जाएगा। वेट बढ़ने की मैंने रीजन बता दी कि जब खा लिया सो लिया तो वेट ही बढ़ेगा आपका। उसके बाद ये है कि अगर आप वही चीज ज्यादा सोएंगे, आपकी जो शुगर है वो भी ज्यादा से ज्यादा होगी, आपके हार्ट की जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ेंगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी नींद वगैरह डिस्टर्ब हो जाएगी, आप बेसुकूनी और बेचैनी सी जो है वो आप फील करेंगे। तो इससे जो है ये आपको चाहिए कि आप अपनी जो नींद है उसको बेहतर करें। ये जो आगे टाइप्स हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं सिर्फ पानी पी लूँ थोड़ा सा। जी बेटा, अब ये बताया गया है कि जो हमारे स्लीप डिसऑर्डर है ये कितनी जो है वो कॉमन है, या इसकी जो रेशियो है या इसकी प्रेवलेंस जो है वो कितनी है। अबाउट 70 जो मिलियन पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स सुफर फ्रॉम स्लीप डिसऑर्डर। 70 जो मिलियन है लोग वो स्लीप डिसऑर्डर का शिकार हैं। लेकिन यह है कि इसकी अगर ओवरऑल प्रेवलेंस देखी जाए, प्रेवलेंस किसे बोलते हैं ये आप लोगों को पता होगा या नहीं, तो मैं बता देता हूँ। अगर हम कोई रिसर्च वगैरह करते हैं या कोई भी चीज करते हैं, हमें पता होता है कि ये बीमारी जो है इस इलाके में ज्यादा है, इसकी प्रेवलेंस ज्यादा है। प्रेवलेंस मतलब कि इसकी जो रेशियो है वो ज्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेवलेंस। द ओवरऑल प्रेवलेंस ऑफ स्लीप प्रॉब्लम वाज 9.2% एंड रेंज्ड फ्रॉम 2 to 8%। चाइना। अब ये मुख्तलिफ जो है वो कंट्रीज वगैरह की रेशियो बताई गई है कि इनमें जो है वो कितने परसेंट जो है स्लीप डिसऑर्डर कॉमन है। चाइना के अंदर 2 पॉइंट है वो 8 बताया गया, फिर पोलैंड के अंदर 70 जो 0.0 बताया गया, फिर हाईएस्ट जो अब इंडिया के अंदर जो है वो 15 पॉइंट बताया गया है, फिर जो सेलेक्ट कंट्रीज हैं उनके अंदर ये बताया गया है। तो ये जो है ये इसकी प्रेवलेंस है कि स्लीप डिसऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किन कंट्रीज वगैरह में है। लेकिन ये है कि ये पुरानी रिसर्च है, अब न्यू रिसर्च में हो सकता है कि पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि सोशल मीडिया है तो ये जो चीजें हैं ये अब कॉमन है। सारा सारा दिन सारी सारी रात मोबाइल लैपटॉप सोशल मीडिया पे जो है वो टिकटॉक चल रही हैं और वीडियोस वगैरह देखी जा रही हैं, मूवीज देखी जा रही हैं, लूडोज वगैरह खेली जा रही हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का दौर है इसमें मोबाइल का जो है वो ज्यादा इस्तेमाल है, जिसकी वजह से हमारी स्लीप डिसऑर्डर जो है वो कॉमनली हो रही है। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर आर देयर। देयर आर approximately 80
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, द टॉप वंस आर, इसमें क्या है कि इसमें 80 से ज्यादा जो है वो मुख्तलिफ स्लीप डिसऑर्डर हैं। ये साइकोलॉजिस्ट जो हैं इसको डिटेल से पढ़ेंगे। 80 से ज्यादा इसकी टाइप्स हैं, लेकिन मेजर जो है, ये जो कॉमन है और जो ज्यादा पाई जाती हैं वो ये हमारे पास चार जो है इसकी टाइप्स हैं। इंसोम्निया आ जाता है, जिसमें हम जो है कह लें कि बेख्वाबी का जो है वो शिकार हो जाते हैं, हमें जो है वो सोने में दुश्वारी होती है, ये उसमें आ जाती है। फिर स्लीप एपनिया आ जाता है, जिसमें सोने की कमी आ जाती है। फिर रेस्ट लेग सिंड्रोम आ जाता है, इसमें टांगों का बहुत ज्यादा अहम रोल है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर नार्कोलेप्सी बता देता हूँ। नार्कोलेप्सी जो होती है ये बेसिकली जो हम आप देखें बैंक में कोई जॉब कर रहा है वहां पर ही सो जाता है, उसको पता नहीं चलता, अचानक नींद आई सो गया। आप लोग क्लासेस में होते हैं तो आपने जी रोजा रखा हुआ है या वैसे टेबल के ऊपर या चेयर के ऊपर सर रखा हुआ, वहां पर आपको जो नींद आ गई, ये वाली जो कंडीशन होती है इसको नार्कोलेप्सी बोलते हैं। आगे भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये बताया गया है कि जो इंसोम्निया होता है ये होती क्या चीज है, क्योंकि ये जो इंसोम्निया है इसका ये बनता है कि जो आप बेख्वाबी की कह लें कि हालत में चले जाते हैं, आपकी जो नींद है वो खराब हो जाती है, यहाँ तो आपको कह लें कि सोने में दुश्वारी हो रही होती है। उसके अलावा ये है कि यहाँ आप ख्वाबों का जो है वो कह लें कि शिकार हो जाते हैं, आपको ख्वाबें जो है वो बहुत ज्यादा आ रही होती हैं। फिर ये है कि आप जो है नींद आने में दुश्वारी है, फिर आपको ये है कि रात को अक्सर आप जाग जाते हैं, फिर दोबारा अगर आप सोने में जो है वो आपको दिक्कत हो रही होती है, मतलब कि आप एक दफा सोए हैं, आपको जाग पड़े हैं, लेकिन फिर आपने सोना है तो उसमें आपको जो है वो दुश्वारी हो रही होती है। तो ये जो है ना कि मतलब कि आपको सुकून से नींद आ जाए, वो चीज जो है वो आपके साथ नहीं हो रही होती। फिर ऐसे ही है कि आपको थकावट वगैरह जो है वो आप उसका शिकार हो जाते हैं। फिर आपकी ये है कि मूड्स वगैरह जो है वो स्विंग हो जाते हैं। फिर ये है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपकी जो कंसंट्रेशन होती है वो भी डेवलप नहीं होती, या कंसंट्रेट नहीं आप किसी चीज़ पे कर पा रहे होते हैं। जैसे कि हमारे जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ मोटरवेज़ वगैरह या दूसरी रोड्स पे जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। बड़े-बड़े जो ट्रॉलास जो है वो आपस में जो है वो क्रैश कर जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इंसोम्निया की वज़ह से होती हैं। तो इंसोम्निया को जो है वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इन सब चीज़ों को डील कर सकते हैं। उसके बाद ये बताया गया हमें कि ये जो चीज़ें हैं लाइक दैट कि इंसोम्निया है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है? About 50% of adult experience occasional bouts of insomnia and one in 10 suffer from chronic insomnia। मतलब ये है कि हमारे जो इंसोम्निया बीमारी है, स्लीप डिसऑर्डर है, बेख्वाबी की जो है वो कंडीशंस हैं, इसमें क्या होता है कि 50% जो लोग हैं वो अडल्ट होते हैं, ठीक है? और उसमें से एक जो है वो कह लें कि य जो यंग होते हैं 10 में से जो एक बंदा है वो क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है। अब एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन का आप लोगों को पता होगा, एक्यूट को हम एडजस्टमेंट जो है इंसोम्निया बोलते हैं, और सेकंड जो इसकी टाइप है उसको हम क्रोनिक इंसोम्निया भी बोलते हैं। अब इन दोनों की आगे मैं आपको जो है वो ये चीज़ बताता हूँ कि एक्यूट में कौन-सी चीज़ें हो सकती हैं, क्रोनिक में कौन-सी हो सकती हैं। एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस आप लोगों को अगर मैं किसी को पता है बच्चे को तो वो मुझे बताएं काइंडली। Very acute mean a condition that prevails for a week or for 12 to 15 days, hardly. And chronic means something that prevails for years or months. ठीक है, इसमें बेटा वो जो है एक मंथ भी जाती है, एक्यूट में एक मंथ होता है, ठीक है? कुछ में जो है वो पहले के 15 टू 20 डेज होता है, किसी में 13 मेंशन किया होता है, लेकिन ये मैक्सिमम इसका 1 महीना होता है। जो क्रोनिक होता है उसका 3 महीने, देन अदर जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंसोम्निया क्या होता है, फिर अडल्ट में ये ज़्यादा होती है, उसके बाद इसकी टाइप कितनी होती है, ठीक है? फिर इसमें होता क्या है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि आपकी जो नींद है, वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है? उसके बाद क्या है कि आपको कंसंट्रेट नहीं आप कर पाते, एक दफ़ा आप सो के उठते हैं, तो फिर दोबारा सोया नहीं जाता, फिर आपको थकावट वगैरह का आप शिकार हो जाते हैं, फिर ये है कि आपको नींद नहीं आती, आपके मूड स्विंग हो जाते हैं। फिर आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो तब आपकी जो है वो कंसंट्रेशन जो है या आप फोकस नहीं कर पा रहे होते। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? आगे हम इसकी टाइप पढ़ते हैं। एक्यूट इंसोम्निया क्या होता है और क्रोनिक इंसोम्निया क्या होता है? अब ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दी गई है ताकि आप लोग अगर ये चीज़ रख रहे हैं या ये चीज़ आप लोगों के अंदर है या आपकी फैमिली में किसी को है तो आप उसको ट्रीट करें। एज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज़ अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, एज़ अ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, हर तरीके से, क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशनल से ताल्लुक रखते हैं। इसमें आप लोग ये मत समझे कि ये हमारी नहीं, क्योंकि मेडिकल फील्ड है तो इसमें आपको हर एक चीज़ पढ़ाई जाती है।
जब आपको पढ़ाई जाती है तब आपको ये नहीं कहा जाता कि आप फिजियोथेरेपिस्ट है तो इसलिए आपको पढ़ाई जा रही है, या मेडिकल स्पेशलिस्ट है तो इसलिए आपको पढ़ाई जा रही है। आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आप ये 5 साल की डिग्री कर रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं। तो आप डॉक्टर को ये नहीं कि डॉक्टर को हर एक चीज़ का जो है वो पता ही ना हो। लाइक वो कहे कि मुझे जी बड़ी हड्डी पट्टे जोड़ का पता है और किसी चीज़ का पता नहीं। नहीं, आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि नींद जो है वो आपके पट्ठों पे कैसे असर करती है, हड्डी जो है उन पे कैसे करती है, फिर आपके दाँतों पे क्या उसका स्लीप के डिसऑर्डर के जो है वो चीज़ें हैं। ये जब आगे मैं आपको बताता हूँ कि वो ये हमारे जो जबड़े वगैरह हैं, हँसी वगैरह इन चीज़ों पे भी वो असर कर रही होती है। फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मैं बताऊँगा। अब इसमें बताया गया है कि अगर आप अपनी जो जॉब वगैरह चेंज करते हैं या जॉब वगैरह आपकी छीनी जाती है या आपके किसी प्यारे की डेथ वगैरह हो जाती है या आप कहीं पे मूव वगैरह कर लाइक कि कोई आपके फैमिली में कोई आपके करीब रहता था लेकिन वो दूर चला गया है, या आप किसी बीमारी का जो है वो शिकार हो चुके हैं या आपके कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, उसमें लाइक दैट कि कोई आप लाइट वगैरह चेंज हो रही है, शोर वगैरह आ रहा है या टेम्परेचर्स वगैरह जैसे कि फैसलाबाद में गर्मी थी, कल मौसम बेहतर हुआ है। ऐसे अगर इस्लामाबाद में है या लाहौर में है, तो ये जो चेंजिंग होती हैं, ये इनसोम्निया का शिकार हो जाते हैं। ठीक है? ये एक्यूट इनसोम्निया जो है इसका मैं भी शिकार हूँ। कैसे शिकार हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं जब भी रश में जाता हूँ मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रश है, इशारे वगैरह लगे होते हैं, तो मेरा तब वहाँ पर सर दर्द स्टार्ट हो जाता है और मुझे घर आके नींद नहीं आती। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, अगर आपकी जॉब चली गई है तब भी आपको नींद नहीं आ रही, कोई चीज़ गुम गई है, वो उसके बाद आपको नींद नहीं आ रही, कोई आपका प्यारा आपसे बिछड़ गया तब नींद नहीं आ रही, या कोई प्यारा आपका जो है वो कहीं चला गया है, मकान वगैरह छोड़ के चला गया, न्यू सिटी में चला गया है, आप बीमार हैं या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है, लाइट जो है वो आ जा रही है, उसकी वजह से ये लाइट ज़्यादा हो रही है, आँखों में पड़ रही है उसकी वजह से, या ज़्यादा शोर हो रहा है या टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, उसकी वजह से, तो ये एक्यूट इंसोम्निया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रोनिक इंसोम्निया। क्रोनिक इंसोम्निया क्या होता है? ये बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाता है, वो क्रोनिक इंसोम्निया के साथ जा रहा होता है। एक्यूट इंसोम्निया को पेशेंट को पता ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि बस दुःख की बात है, बस थोड़ी-सी जो है ना हमने टेंशन ले ली है। तो टेंशन की तरफ हम ले जाते हैं लेकिन इंसोम्निया हमारे ज़हन में नहीं होता कि ये इंसोम्निया के जो है वो साइन सिम्पटम है। हमें यही लग रहा होता है कि ये जो टेंशन है बस थोड़ी-सी है, कोई बात नहीं, वो 10-15 दिन है, फोर्थ हुएगा किसी को, अब ठीक हो जाएगा। तो वो ये चीज़ नहीं होती, वो एक्यूट इंसोम्निया होता है, वो टेंशन्स वगैरह नहीं होती, ठीक है? अगर टेंशन भी होती है तो वो किसी और कंडीशन की होती है। ठीक है? अब आप देखें जी वो पेशेंट किसी की जो है वो लेके वालिद साहब या वालिदा की डेथ हो गई है, वो रो रहा है, परेशान है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी। अगर ब्लड प्रेशर आप मेजर करते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है, हार्ट रेट सारी चीज़ें हैं, तो उसमें ये एक्यूट इंसोम्निया है। क्रोनिक इंसोम्निया में क्या होता है कि आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो आपकी स्ट्रेस है वो बढ़ जाती है और पेन भी आपकी बढ़ जाती है। फिर ये है कि रात के वक़्त जब आप सोने लगते हैं, आप डिस्कम्फर्ट फ़ील कर रहे हैं। एक बंदा है उसको कोई भी बीमारी नहीं है, 25 ईयर ओल्ड है, लेकिन वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे रात को जो है ना सुकून से नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी सी रहती है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। टेंशन भी कोई नहीं है, ना पैसे की है, ना फैमिली की है, ना बीवी की है, ना बच्चों की है, पता नहीं क्यों सुकून से नींद नहीं आ रही होती। तो मैं एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट उन्हें बस यही कहता हूँ कि आप जो हैं वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करें, आपको नींद भी आ जाएगी और सुकून भी फ़ील करेंगे। और ये वाहद तमाम के क्रोनिक इंसोम्निया का बेस्ट इलाज है। ठीक है बेटा? जी सर। Yes, sir. बेटा जाग रहे हैं आप लोग कि सो गए हैं? Sir, कुछ sir, उठे जाग yes, sir, सुन रहे। उसके बाद ये है कि स्लीप एपनिया क्या होता है? एपनिया कहीं पे भी वर्ड यूज़ हो रहा है दैट मीन्स कि उसमें कमी होती है। ए का मतलब होता है कि उसमें चीज़ वो नहीं है। तो स्लीप एपनिया का मतलब है कि सोने की या नींद में जो है वो कमी। Sleep apnea is a potentially serious sleep disorder that occurs when a person breathing interrupted during sleep. People with untreated sleep apnea stop breathing. अब इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा रात को कोई बंदा सोया हुआ है तो वो खराटे ले रहा है, खड़ा खड़ा ऐसे आवाजें निकाल के वो खराटे ले रहा होता है, ठीक है? तो बाज दफा क्या होता है कि वो इतना सीरियस खराटे ले रहा होता है कि
ये आवाज मैंने इसलिए लगाई है ताकि आप लोग जो है ना वो फ्रेश रहें, आप लोग सोए ना, ठीक है। और आप लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया, हमने लेक्चर सुनना है। तो इसमें ये है कि जब एक बंदा जो है वो सो रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा फोर्सफुली जो है वो खराटे मार रहा होता है, तब क्या होता है कि हमारी ब्रीथिंग डिस्टर्ब हो जाती है। जब हमारी ब्रीथिंग ज्यादा डिस्टर्ब होती है, हमारे सांस रुकने के चांसेस हो जाते हैं, कि हमारी अचानक एट द एंड क्या होता है कि सांस रुक जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि स्लीप एपनिया। अब स्लीप एपनिया के अंदर क्या है, स्लीप एपनिया के अंदर हमारा फिजियोथेरेपिस्ट का ये रोल है कि हम उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएं, ऐसी एक्सरसाइज करवाएं जिससे उनके जो हमारे पेट के जो डायफ्राम मसल्स हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग करें, फिर हमारा ये रिब्स के जो मसल्स वगैरह आ जाते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करें, फिर बैक को हम स्ट्रॉन्ग करें, ताकि ये स्लीप एपनिया का मसला ना बने। और कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, सर ये उन्होंने दोबारा मुख्तलिफ बता वो दो। चीजें रखी हुई हैं। किसका बेटा? स्लीप एपनिया का। जी, स्लीप एपनिया का बेटा मैं ये बता रहा था कि अगर किसी भी बंदे के जो है वो नींद में कमी आ रही है तो उसको हम बोलते हैं स्लीप एपनिया। तो स्लीप एपनिया जो ज्यादातर एपनिया जो यूज किया जाता है, ये हमारे लंग्स वगैरह के लिए ही जो है, ये रिब्स वगैरह के लिए जो है, या ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जिसमें हमारे नींद की कमी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब एक बंदा लेटा हुआ है, सोया हुआ है, वो बड़े बड़े से खराटे ले रहा है, आप देखेंगे कि अगर कोई नॉर्मल बंदा सो रहा है वो पहले हल्के हल्के से खराटे ले रहा होता है, लेकिन आस्ता आस्ता क्या होता है, जब वो डीपली नींद में जाता है वो ज्यादा खराटे लेने स्टार्ट हो जाता है। जब वो ज्यादा लेता है तो उसकी फोर्स ज्यादा यूज होती है। फिर उसका आप डायफ्राम भी चेक करेंगे, जैसे हम रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं पेशेंट के, जो डायफ्राम है वो अप एंड डाउन जो है वो कितनी दफा जाता है 1 मिनट के अंदर, ये रेस्पिरेटरी रेट चेक करने का तरीका होता है। तो जब वो देखते हैं वो भी बड़ा हुआ होता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी नींद भी खराब हो रही होती है। उसके बाद आपका जो ब्रीदिंग है, सांस का जो अमल है, वो भी रुक जाता है। दिक्कत तो हो रही होती है लेकिन एट द एंड क्या होता है, वो सांस रुक जाती है। तो इसलिए इसको डील करना चाहिए। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट में ये है कि हम जो डायफ्राम के मसल्स हैं उनको बेहतर किया जाए, इनकी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो है वो उसको हम बेहतर करें, ठीक है। उसके बाद नेक के जो मसल्स हैं उनको बेहतर करें ताकि इनकी जो ब्रीदिंग है वो ठीक हो जाए। उसके बाद स्लीप एपनिया जो है, इसकी दो तरह की टाइप है। एक जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वो स्लीप एपनिया है, उसके बाद जो है वो सेंट्रल स्लीप एपनिया है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे पास कह लें कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ये कह लें कि मोर कॉमन है। इसके अंदर जो है वो हमारी एयरवेज जो है वो बंद हो जाती है। एयरवेज मतलब कि, अब ये चीज याद रखिएगा, स्लीप एपनिया में ब्रीदिंग का रोल होगा, ठीक है, कि आपकी जो इसका ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग साइकिल्स जो है वो डिस्टर्ब होगा। अब इसमें ये हमें बताया गया है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होती है, इसमें हमारी जो एयरवे होती है वो बंद हो जाती है, और हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू मसल्स होते हैं, जो कि हमारे जो थ्रोट होता है उसके बिल्कुल बैक साइड पे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तो वो आपस में कोलैप्स कर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप स्नोरिंग कर रहे होते हैं, डे टाइम आप सो रहे होते हैं, आपको फटीग का शिकार हो जाते हैं, फिर आपको थकावट जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, फिर आप वो बेचैनी बेसुकूनी सी फील करते हैं, ठीक है, और आपकी कंसंट्रेशन जो है वो भी डिस्टर्ब होती है। स्लीप डिसऑर्डर में एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, वो कंसंट्रेशन है, फोकस है। उसके अलावा जो है वो आपकी जो मेन चीज है वो कह ले कि सुकून, ये नहीं है। ये कॉमन साइन सिम्टम है जो कि आपको हर एक वो डिसऑर्डर में मिलेंगे, ठीक है बेटा। ये थी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें जो है वो एयरवे ब्लॉक होती है, और क्या होता है, हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं बैक के। अब सॉफ्ट टिश्यू के बारे में आप लोगों को पता है, सॉफ्ट टिश्यू किसे कहते हैं? बताएं बेटा, आप माशाल्लाह आप लोगों में से काफी सीनियर्स भी जो हैं वो इधर ऐड हैं मीटिंग में, तो आप लोग बताएं सॉफ्ट टिश्यू क्या होते हैं। सर हमारे ऑर्गन्स, मसल्स। कौन कौन से? अच्छा बेटा, आप लोग जब भी कोई चीज करें ना तो आप कॉन्फिडेंस से जो है वो बोला करें। ये नहीं है कि आप चुप रहें, या बोले तो आस्था बोले, आप कॉन्फिडेंस से बोलें, ठीक है।
सॉफ्ट टिश्यू बेटा वो होते हैं जिसमें कह ले कि हमारे मुख्तलिफ जो है वो स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है वो होता है, जिसको स्ट्रक्चर अब बनता है। जब कोई स्ट्रक्चर बनता है अब लाइक दैट कि हमारा कोई भी जॉइंट है, नी जॉइंट है, नी जॉइंट में ये है कि हमारे जॉइंट भी है, लिगामेंट भी है, टेंडन भी है, फेशिया भी है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सॉफ्ट टिश्यू होती हैं। और ऐसे ही आगे फिर बताया जाता है कि सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक जो है वो हम कैसे अप्लाई करते हैं या सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक का काम क्या है। तो उसमें ये है कि तमाम तो जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव किया जाता है सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक के तहत। ठीक है बेटा। फिर हेयर बैक ऑफ द थ्रोट में फिर हमारे पास इसोफेगस, ट्रैकिया, यही आते होंगे। जी जी। उसमें बेटा ये हमारे जो मसल्स वगैरह है ये सारा जो है इसको हम फिर जो है वो रिलैक्स करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट देखे हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं कि जब वो उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तो वो जब कोई चीज चबाते हैं तो उनके जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं। फिर उनका जो एपिग्लोटिस है या ग्लोटिस है वो भी टाइट हो जाता है। फिर जो ट्रेकिया होता है वो भी टाइट हो जाता है। अजीब अजीब सी जो है वो आवाजें सुनाई देती हैं। ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है, हमारे जो एयरवे होता है वो ब्लॉक हो जाता है, हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो कह ले के कोलैप्स कर जाते हैं ड्यूरिंग स्लीप। ये चीजें आपने याद रखनी है कि स्लीपनेस हो जाती है, फटीग हो जाती है, कंसंट्रेशन आपकी नहीं रहती। ठीक है। और सारा दिन आप सोए रहते हैं। ये जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की एग्जांपल है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है सेंट्रल स्लीप एपनिया। इसे हम सीएसए भी बोलते हैं, इसको आप वैसे भी याद रख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि क्योंकि जो हमारे पास लास्ट जो एग्जांपल थी हमारे पास वो थी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसे हम ओएसए बोलते हैं। उसमें एयरवे बंद हो जाती थी, ब्लॉक हो जाती थी। इसमें एयरवे बंद नहीं होती। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसको मैसेज नहीं जाता, क्योंकि मोटर हमारे मूवमेंट हो रही है, मोटर मूवमेंट्स हो रही है, वो हमारी ब्रेन की तरफ से हो रही होती है। उसकी एग्जांपल ऐसे है कि जब आप कोई कह ले कि चीज दूध उबाल रहे हैं तो आपका अचानक गर्म चीज को हाथ लग जाता है तो फौरन आपका जो मैसेज है वो दिमाग को जा रहा होता है। ठीक है। वो फौरन आप फिर हाथ पीछे कर लेते हैं, फिर आपको वहां पर हीट भी फील होती है, बर्निंग भी फील होती है, हर तरह की सेंसेशन फील होती है। तो ये एक नॉर्मल कह ले कि फंक्शन है। अब होता क्या है, ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमारा कह ले कि डायफ्राम जो है वो इनहेल भी होता है, एक्सहेल भी होता है, बाहर भी आता है, अंदर भी जाता है। और फिर ये है कि हमारा सांस का एक ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। इसमें होता है क्या है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो मैसेज ही एक्सेप्ट नहीं करता कि आप ब्रीदिंग करें। हमारा ब्रेन ही मैसेज एक्सेप्ट नहीं करता कि आप ब्रीथ करें। ये किसे हम बोल रहे हैं, ये सेंट्रल स्लीप एपनिया के बोल रहे हैं। सेंट्रल इसलिए बोल रहे हैं कि इसका जो रिलेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ है। ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सके, अगर सेंट्रल स्लीप एपनिया है तो इसका ताल्लुक जो है वो सेंट्रल स्लीप एपनिया के साथ है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ है। ठीक है। ये उन्होंने चीज बताई है कि मैसेज जो है वो ब्रेन तक नहीं जाता। ठीक है बेटा। और ये ऐसे Yes, sir. पेशेंट होते हैं कि इनको पहले के रात के टाइम जो है इनके अचानक जो है वो रात को कह ले कि ये जाग जाते हैं अचानक इनको, जैसे वो कोई भूत वगैरह या कोई जिन वगैरह नहीं बंदा देख लेता, वैसे ये रात को जाग के जो है ना बैठ जाते हैं। ऐसी जो कंडीशन होती है उसे हम सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलते हैं। इज क्लियर बेटा? जी सर। जी sir. उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अब इसके अंदर क्या होता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आरएलएस इसे हम बोलते हैं, ये स्लीप डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि इररेसिस्टिबल urge to move the leg, this sensation is brought on by resting such as lying down in bed, sitting for prolonged periods such as while driving at a theater. RLS typically occurs in the evening, ये जो है वो इवनिंग में ज्यादा होती है। मेक इट डिफिकल्ट टू fall asleep and stay asleep. It can be associated with problems with daytime sleepiness, irritability and concentrations. Often pupils with RLS want to walk around and shake their legs, help relieve the uncomfortable sensation. अब इसमें होता क्या है कि ये एक जो है वो रेस्ट लेग कह ले के सिंड्रोम है। इसमें हमारी जो टांग है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि इसका उसमें बहुत ज्यादा जो है वो अहम रोल है।
लेकिन ये है कि कुछ पेशेंट जो होते हैं या कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं वो इस रेस्ट लेग सिंड्रोम को जो है वो sciatica पेन करार दे देते हैं। मैंने ऐसे बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर देखे हैं जो कि इस चीज को कहते हैं जी ये जो मसला बना है ये आपको जो है वो sciatica है। हालांकि ऐसा नहीं होता। जो हमारी RLS है ये कह ले कि एक नींद में कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो टांगों को है वो हरकत देने की कंडीशन होती है और प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती है। असल में ये जो है वो ज़्यादा लेटने की वजह से या लंबे अरसे तक जब आप लेटे रहते हैं या ज़्यादा अरसे तक आप गाड़ी चला रहते हो या थिएटर में आप जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो बैठे रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो RLS है, रेस्ट लेग सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो जाता है। और ये मैं आपको बता रहा था कि ये अमूमन तौर पे जो है ये शाम के वक़्त मसला बनता है। sciatica जो मसला है वो बनता है वो शाम के वक़्त नहीं बनता, वो हर वक़्त ही होता है जब भी नर्व कंप्रेस हमारे L4, L5 रीजन पे या S1, S2 पे हो रही होती है, तब वो कह लें कि sciatica होती है। लेकिन ये है कि वो sciatica हर वक़्त होती है, लेकिन ये RLS जो है, ये शाम के टाइम पे जो है वो ज़्यादा होता है। फिर ये है कि आपने जो नींद वगैरह लेनी है या सोना है, उसमें आपको दिक्कत पेश आती है या फिर ये है कि दिन के वक़्त आप सो रहते हैं, आपके अंदर जो है वो चिड़चिड़ापन जो है वो आ जाता है। फिर आपके अंदर मुख्तलिफ जो है वो कंसंट्रेशंस के जो स्किल्स होते हैं, वो सारे आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप जो हैं वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रहते। और इसकी फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि अगर मैंने ये एक पेशेंट चेक किया हुआ है मुजाहिद हॉस्पिटल फैसलाबाद में। हमारे पास पेशेंट आया है, अचानक उसके क्या हुआ है कि टाँग उसकी जो है फुल कह लें कि ऐसे है जैसे कि पैरालाइज़ हो गई है और इतनी शदीद दर्द है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। आर्थोपेडिक से भी आराम नहीं आया, न्यूरो फिजिशियन से भी आराम नहीं आया। उन्होंने भेजा है फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो फिजियोथेरेपिस्ट की भी जो सीनियर है वो कहती हैं कि आराम नहीं आ सकता है इस पेशेंट को। आप जो है वो मतलब कि वो डर जाता है पेशेंट जब कोई आप देखते हैं इमरजेंसी वाला पेशेंट तो डर जाता है। तो मेरी वो मैम सीनियर थी, मैंने कहा मैम आप मुझे एक मौका दें विद इन 5 मिनट। ये है कि हर एक डॉक्टर को अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। तो मैंने कहा मैम जस्ट मुझे 5 मिनट दें, इंशाल्लाह ताला पेशेंट को आराम आ जाएगा। मैंने क्या किया है, मैंने फिजियोथेरेपी की है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट उन्हें दिया है, 5 मिनट के बाद पेशेंट से मैंने पूछा है तो उसने कहा है कि 70% मुझे आराम आ गया है। तो वो आराम कैसे वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो टाँग होती है इसकी हम जो है वो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइज़ेशन हर तरह की जो है वो मैंने ट्रीटमेंट उन्हें प्रोवाइड किया और उनकी टाँग जो है वो बेहतर हो गई है। फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से डायग्नोज़ किया, फिर मैंने सारी हिस्ट्री ली, फिर मुझे पता चला कि उनके ये जो है RLS है, ठीक है? क्योंकि ये कॉमन उन्हीं में होती है जो ज़्यादातर गाड़ियों में बैठे रहते हैं, एक ही पोज़ीशन में बैठे रहते हैं, उनका एक ही पोस्चर रहता है, पोस्चर ज़्यादा एक ही कंडीशन में रखने की वजह से उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बन जाती हैं। वो sciatica पेन भी हो सकती है, वो ये लेग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये आपको कॉमनली बता देता हूँ कि जब ये कंडीशन आपको मिले RLS की तो उसमें आपने क्या करना है कि पेशेंट की जो टाँगे हैं ना मतलब कि हमारे जो लेग के पोस्टीरियर मसल्स हैं लाइक दैट के काफ मसल्स हैं, गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स आ जाते हैं, पोप्लीटेस मसल्स आ जाते हैं, सोलस मसल्स आ जाते हैं, जिसे हम ये काफ मसल्स है इसे हम सेकंड हार्ट भी बोलते हैं। इसके ऊपर जो है वो हमने हल्की-सी मसाज करनी है। ये आम बंदा भी कोई मसाज करके हल्की-सी मसाज करे मसल्स को रिलैक्स करके, तो आपको सुकून मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि पेशेंट जो होता है ये वाला इसको सुकून मिलता है, टाँग के जो बैक साइड है, लेग का बैक साइड है उसको मसाज करने से। इज़ क्लियर बेटा? Yes, sir. जी सर। उसके बाद अब मैं आप लोगों को कंपैरिज़न बताना चाह रहा हूँ कि जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है इसमें और जो sciatica है उसके कॉजेज़ क्या हैं और जो सिम्पटम है इनके आपस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आ जाएँ sciatica पे। अब sciatica क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें नर्व जो है वो हमारी पंक्चर्ड होती है या पिंच होती है, बार-बार दबाव का शिकार होती है जिसमें हमारे पास जो है वो L4, L5 भी आ जाती है, S1 और S2 भी आ जाती है, बाद में S1 आती है, बाद में S2 आती है। ठीक है? तो ये कंपैरिज़न होता है, ये नहीं है कि हर दफ़ा आपको sciatica के साथ कोई और भी नर्व जो है वो पिंच हो सकती है। फिर ये है कि आपकी जो हर्निएटेड डिस्क है इन लोअर स्पाइन हमारा जो L वाला लंबर स्पाइन जो है, इसमें जो है वो आपकी हर्निएटेड डिस्क हो सकती है। डिस्क जो है वो आपकी आगे को भी जा सकती है, पीछे को भी जा सकती है। उसके बाद ये है कि स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकती है, आपका जो स्पाइन है उसमें
जो आपकी कैनाल है वो नैरो हो सकती है, जिसे हम स्पाइनल स्टेनोसिस बोलते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस इसे बोलते हैं जिसमें हमारा जो स्पाइन है, जिसे हम वर्टिब्रा मोरे बोलते हैं, उसके बीच में होती है आईवीडी, जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। इसकी जो कैनाल है वो नैरो हो जाती है, जिसे हम स्पाइनल स्टेनोसिस बोलते हैं। उसके बाद ये है कि बाज़ लोग होते हैं जिन्हें इन्फेक्शन हो जाती है बैक पे, या वर्टिब्रा की इन्फेक्शन हो जाती है, या बाज़ होते हैं जिन्हें स्पाइनल जो है वो कैंसर भी होता है, स्पाइन का जो है वो कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद ये है कि ब्रोकन पेल्विस और थाई बोन, उसमें क्या होता है कि आपकी जो पेल्विक बोन है, जिसमें हमारे इलियम इशियम और पिविक्स जो है वो आ जाती है, उसके बाद थाई बोन आ जाती है, जिसे हम फीमर भी बोलते हैं, या पेल्विक बोन भी बोलते हैं, क्योंकि वो उसके साथ अटैच हो रही होती है। फिर ट्यूमर होते हैं। ये है sciatica के कॉजेज, कि sciatica इन वजह से हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि sciatica अकेली जो है नर्व पंक्चर होने की वजह से या पिंच होने की वजह से sciatica नहीं होती, ये तमाम तर कंडीशन की वजह से हो सकती है। लेकिन जो आरएलएस है वो जेनेटिकली तौर पे भी हो सकती है, विरासती तौर पे भी। फिर जेंडर भी इसमें डिफरेंट होता है कि फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती, ऐसा भी हो सकता है। फिर ये है कि अनीमिया की वजह से भी हो सकती है, कि अगर आपको खून की कमी है, ब्लड में जो है वो ब्लड लेवल जो है वो आपका कम है, उसकी वजह से भी आपको आरएलएस हो सकता है। फिर जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी है, जैसे कि मैं आपको न्यूट्रिएंट का बता रहा था कि हमारा जो है वो एक हार्मोन है जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह को भी जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। वो मैंने आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन बताया था, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है। उसके बाद ये कि वेरिकोज वेन जो है वो आरएस में होती है, कॉजेज वगैरह रीजन। फिर ये है कि उसके बाद हमारे पास सीएमसी होती है, क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, कि हमारी जो मेडिकल कंडीशन है वो क्रोनिक है। क्रोनिक कैसे, मतलब कि टीबी है वो क्रोनिक मेडिकल कंडीशन में आ जाता है। फिर ये है कि एस्थमा जो है वो क्रोनिक में चला जाता है, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस सी जो है वो क्रोनिक मेडिकल कंडीशन में चला जाता है। और भी ऐसे मुख्तलिफ जो है वो कंडीशन है मेडिकल की। फिर हमारे पास प्रेगनेंसी आ जाती है। प्रेगनेंसी जो है वो उसकी वजह से आरएलएस हो जाता है। ये मैंने 2 पेशेंट देखे हुए हैं प्रेगनेंसी की वजह से आरएलएस होते हुए। तो ये चीज़, उसके बाद ये है कि एस्ट्रोजन जो कंटेनिंग कुछ लोग जो हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आरएलएस हो जाता है। ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं जिम्स वाले जो लोग होते हैं, वो ज़्यादातर ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी जो है वो यूज़ करते हैं। कुछ फीमेल्स भी इसको यूज़ करती हैं। मुख्तलिफ इसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स के हिसाब से इसको हार्मोन्स को यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये है कि कुछ बीमारियाँ हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनकी वजह से आरएलएस हो सकता है। ठीक है? उसके बाद एडीएच जो है, डिजीज जो है, इसकी वजह से भी ये मसला जो है वो बन सकता है। ये क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि जो ये मुख्तलिफ बीमारियां हैं, इनकी वजह से जो है क्या मसले जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बेटा कि नहीं? Okay, sir. Yes, sir. जी सर। Yes, sir. yes. सर उसके बाद एस्ट्रोजन की मेल में फिर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? लाइक वो वहाँ पे क्या उसको करेगा और वो टेक कर रहे हैं? समझ नहीं लगी बेटा आपके क्वेश्चन की। सर एज यू सेड के एस्ट्रोजन लेते हैं जो कुछ मेल हैं वो भी, तो उसकी फिर क्या जी जी। इम्प्लीकेशन है, किस तरह से आरएलएस में रोल प्ले करता है? उसमें बेटा ये है ना कि आपका जो मैकेनिज्म है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि कोई भी हार्मोन है ना वो आपकी सारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जो है वो खराब कर रहा होता है। अब आपने पीकोस बीमारी देखी होगी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये अब फीमेल के अंदर होती है। हालांकि पेशेंट को, फीमेल को शुगर थोड़ी है, लेकिन ये है कि उसको हम मेटफॉर्मिन वगैरह जो है वो दे रहे होते हैं, ग्लूकोफेज जो टैबलेट है वो हम दे रहे होते हैं, ताकि उसके हार्मोन्स को जो है वो मेंटेन रखा जाए। अब जो पीकोस बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, इसको हम डील ही ऐसे करते हैं कि हम इसको कुछ हार्मोन्स जो है वो देते हैं, ठीक है, ताकि इसका जो हार्मोन लेवल है वो ठीक हो जाए। ये ठीक होगा ऑटोमेटिकली, जो सिस्ट है वो उसका या तो साइज कम हो जाएगा, या उसको ऑटोमेटिकली जो है वो कह लेके ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटा? डॉक्टर जी, अभी मैंने भी रिसेंट एक पेशेंट देखी है, शी इज पीएसओ, तो उनको भी यही है, लेकिन उनकी सिस्ट बड़ी है। हम उनको तो जी एस्ट्रोजन से नहीं ट्रीट कर सकते ना, लाइक वो फर्स्ट और हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा।
जी। उसमें बेटा ये ना एस्ट्रोजन को, ये नहीं कि एस्ट्रोजन जस्ट वो पीसीओएस के लिए यूज़ हो रहा है। मैंने आपको बताया कि ये मुख्तलिफ कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर एक कंडीशन के लिए यूज़ करें तो मैं आपको बता दूँ, ये मुख्तलिफ कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। अब स्टीरॉयड मेडिसिन है, एक वो लंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, एक वो लिवर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ जिम्नास्टिक है जो कि अपने जो बाइसेप है उसको बड़ा करने के लिए, ट्राइसेप को बड़ा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये है कि हर एक जो चीज़ मेडिसिन में या मेडिकल में यूज़ की जा रही है उसके इफेक्ट्स अच्छे भी हैं, वो फ़ायदे के लिए भी हैं, कुछ चीज़ें नुकसान के लिए भी हैं, ठीक है? अब पीसीओएस में क्या होता है कि आपके जो बाल हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, आप ओबेसिटी का शिकार हो जाती हैं, मतलब कि हर एक चीज़ आपको ज़ाहिरी तौर पे नज़र आने लग जाती है, ठीक है? तो मैं अब पीसीओएस पे ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता, अब हम इसके ऊपर ही जो है वो रहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बाद मैं आपको बता रहा था कि एडीएचडी जो है वो ये क्या होती है? एडीएच का मतलब ये स्टैंड फॉर ऐसे होता है कि ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं ये अटेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ये आपके जो बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है? इसीलिए जो है वो इसको नेम दिया गया है एडीएचडी का कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है? तो इसकी वजह से भी आरएलएस जो है वो हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये कॉग्निटिव जो है वो डिसऑर्डर आ जाते हैं। ये मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास डिसऑर्डर होते हैं जिनको हम ये इसके अंदर क्या कहते हैं मेंशन कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। ठीक है बेटा? अब ये है कि कॉग्निटिव जो डिसऑर्डर है इसमें मुख्तलिफ टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, जैसे कि डिमेंशिया है। डिमेंशिया का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिमेंशिया क्या होता है, एमनेसिया क्या होता है या डिलीरियम जो है वो क्या होता है। ये मुख्तलिफ जो है ये बीमारियां हैं जो कि ये कॉग्निटिव डिजीजेस के तौर पे होती हैं। जब आप इसको लाइक दैट कि अल्जाइमर डिजीज आ जाती है उसको आप इसके अंदर देखेंगे। फिर ये लेवी बॉडी डिजीज आ जाती हैं, वो आप उसके अंदर जो है कॉग्निटिव डिसऑर्डर के अंदर आ जाएंगी। लेकिन ये है कि इसको कॉजेज़ के तौर पे लिया जा रहा है, इसको हम डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे। ये इन वजूहात की वजह से आपको आरएलएस हो सकता है। ठीक है बेटा? जी सर। Yes, sir. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सिम्पटम्स। अब सिम्पटम्स को जो है वो हमने डिफरेंशिएट करना है शैटिका और आरएलएस में। अब ये शैटिका में क्या बताया कि डज़ नॉट गेट वर्स ड्यूरिंग स्लीप एंड देन बेटर ड्यूरिंग द डे टाइम। मतलब इसमें क्या है कि जो शैटिका है वो ये नहीं कि वो अब वर्स हो जाती है कि अब जब आप सो रहे होते हैं देन डे के टाइम जो है वो बेटर हो जाती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है? लेकिन आरएलएस जो है वो क्या कह रहे हैं, गेट वर्स ड्यूरिंग स्लीप एंड देन बेटर ड्यूरिंग द डे। रात को जब सो रहे होते हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, तब ये ज्यादा हो जाती है, दिन के वक्त ये ठीक रहती है। अभी इसमें कॉमन चीज है वो हमें नजर आ रही है। अगर कोई ड्राइवर है वो डेली ड्राइविंग करता है, बेहतर होता है, लेकिन रात को आके वो कहता है जी मेरी बस हो गई है, मेरी टांग गई, अब कुछ नहीं हो सकता, इतनी शरीर दर्द हो रही है, किसी डॉक्टर की मेडिसिन नहीं असर कर रही। ठीक है? तो ये कॉमन चीज़ है आपकी क्लिनिकल असेसमेंट के लिए, आप क्लिनिकल हिस्ट्री के लिए, क्लिनिकल काउंसलिंग के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको आरएलएस और शैटिका का डिफरेंस पता